धक्कड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की, और इसके अलावा कुछ खास रोचक खबरों से भी आपको रूबरू कराने का करते हैं प्रयास। और आज बात करेंगे कि कैसे गाजा में जाकर ट्रंप बाबा शर्टलेस होकर सलमान खान वाले स्टाइल में शर्ट उतारकर दारू पी रहे हैं, मश्क वहां पर टहल रहा है और नेतन्याहू भी नजर आ रहा है। यह घटनाक्रम क्या कहलाता है, इस पर भी बात होगी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पहलुओं से आपको कराएंगे रूबरू, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मणिपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है सर। 4 शर्तें दी हैं या 4 अपने जो है प्रस्ताव पेश किए हैं कुकी समुदाय ने और कहा है कि वो हथियार छोड़ देगा। मैतेई क्यों नहीं आगे आ रहा है? मैतेई कहीं ना कहीं से पीछे हो रहा है। हालांकि चारों ऐसे हैं जिनका होना बड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि अभी भाजपा सरकार केंद्र में भी है, वहां राज्य में भी है और यह चाहेंगे कि दिखाने के लिए कम से कम शांति हो जाए। तो इसमें सबसे पहला तो है कि अपने आप को यूनियन टेरिटरी के रूप में यानी अलग से टेरिटरी मांग रहे हैं, यानी उस राज्य का बंटवारा हो जाए लेजिस्लेटिव पावर के साथ। दूसरा है कि जो इनके विरोधी यानी मैती के जितने भी आर्म्स अम्युनिशन है वो भी सरेंडर करें, उनसे छीन लिया जाए। तीसरा है कि मणिपुर की जो पुलिस है वो इनके क्षेत्र से वापस हो जाए। तो फिर वहां देखभाल कौन करेगा पता नहीं। वो वापस हो जाए तो क्या पैरामिलिट्री रहेगी, आर्मी रहेगी, वो खुलासा इन्होंने नहीं किया है। अंततः है कि इनके लोगों के खिलाफ जो भी केस किए गए हैं उसको वापस लिया जाए। तो लास्ट वाला तो खैर हो ही जा रहा है, चूंकि यह प्रो गवर्नमेंट प्रो भाजपा है। लेकिन जहां तक मैती की बात है वो किस तरह से सामने आ रहे हैं, क्या आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अभी तकरीबन 1 साल का ज्यादा हो गया, मई 2023 से ही चला था, 1.5 साल से अधिक हो गया। और कोई अभी हाल फिलहाल में कोई शांति नजर मुझे नहीं आ रहा है। जबरदस्ती दबा के किया जाए, लोगों को मार के किया जाए, वही चीज चल रहा है, जो कि ना कहीं से जो भी पता नहीं क्या ये एग्जाम्पल लाना चाहते हैं गुजरात यूपी के बाद मणिपुर में, जिसको ये लोग जिंदा रखना चाह रहे हैं। जी मेरा सवाल ये है, पहले अनवीरेंद्र सिंह इस्तीफा देता है, फिर वहां पे संबित पात्रा को भेजा जाता है, वो वहां पे नई सरकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सरकार नहीं बनती, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। क्या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है इसलिए कुकी समुदाय ने ये ऑफर दी हैं, वरना अगर ये लोग सत्ता में होते तो इस तरीके के कोई प्रस्ताव भी नहीं दे पाते? कारण ये है कि जो गवर्नर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अमित शाह के अंदर में काम कर चुके हैं कई वर्षों तक, और इन्होंने कहा है कि कुकी मैती दोनों कहा है कि अपने हथियार डाल दो। तो इसके आधार पर कुकी समुदाय ने जो उनका है विलेज वॉलंटियर्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है ना, इन्होंने बनाया, इन्होंने ये दिया हुआ है। तो यह जो भी कुछ दिया गया है बढ़ा चढ़ा के दिया गया, तो इसकी संभावना बनती है कि संबित पात्रा और गवर्नर के साथ मिलकर इन्होंने कहा कि तुम ये डालो, उसमें से कटौती करके यहां लाएंगे और दूसरे मैटी वाले समुदाय में करेंगे। तो यह अंदरूनी बातचीत क्या हमें पता नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा वह मात्र केवल एक दूर दराज का सोच नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं घटती हैं और इसी तरह से तथाकथित शांति लाया जाता है, जो कि लंबे समय तक के लिए नहीं होता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर अजय भल्ला बैठा हुआ है। अजय भल्ला वही है जो गृह सचिव हुआ करता था अमित शाह के साथ, उसे वहां पे गवर्नर बनाकर यूं ही नहीं भेजा गया। अगली खबर आ रही है एक ऐसे नियुक्ति से जुड़ी हुई जिस पर बवाल हो रहा, कहा जा रहा है कि गोडसे के महिमा मंडन करने वाले को एनवाईटी का डीन बना दिया, जो गांधी को गाली देगा अब उसको इनाम दोगे। जी हाँ, ये जो शैजा हैं ये प्रोफेसर थी और इन्होंने इस चीज को बड़ा अच्छे तरीके से अपने तरीके से कहा कि गांधी की हत्या जो गोडसे ने की थी बड़ा सही किया था, देश को बचाया, नहीं तो देश बर्बाद हो जाता। और यह इस तरह का नैरेटिव पूरे भारत भर में व्हाट्सएप के जरिए फैलाया जा रहा है और ये कुछ लोग कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, और ये वैसे लोग हैं जो नेहरू को गालियां देते हैं, भद्दे भद्दे दूसरे तरह देते हैं, ट्विटर पे डालते हैं। हमारे दिल्ली के अभी की जो मुख्यमंत्री बनी है और बाकी सारे लोग हैं। इसके चलते वहां पर जब हंगामा हुआ था और वहां के एसएफआई ने, सीपीआई सीपीएम कांग्रेस के युवा नेताओं ने कोर्ट में दिया था, तो इनको गिरफ्तार भी किया गया था और बेल पर छुट्टी है ये।
अभी भी केस चल रहा है। लेकिन देखिए किस तरह से हर चीजों को महिमा मंडित करने के लिए, इनके पद को ऊंचा करने के लिए वहां जो डेवलपमेंट एंड प्लानिंग या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो सेक्शन है वहां के यूनिवर्सिटी का एनआईटी कैलीकट में, उसका इनको डीन बना दिया गया। यानी जितना तुम इस तरह के घटिया काम करोगे उतना ही तुम्हारा उत्थान होगा। जी बिल्कुल सही बात है। वही कहावत सच हो रही है कि जो जितना बड़ा दंगाई है वो उतना बड़ा भाजपाई बन जा रहा है। खैर, अगली खबर है यूरोप से जुड़ी हुई और बड़ी अजीबोगरीब दोनों खबरें हैं सर। एक जगह तो रोमानिया के राष्ट्रपति को दोबारा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा एक जगह पर 1 साल की सजा सुना दी गई है, और एक छोटा सा देश है मामूली सा। ये रोमानिया वाली तो वही घटना है जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। पहले राउंड में इनको सबसे अधिक यानी 23% मिला था, लेकिन इस आधार पर यूरोपियन यूनियन अमेरिका के कहने से इनके अगली चुनाव जो कि 50% नहीं होने के कारण सेकेंड राउंड जो होना था उसी को रद्द कर दिया, क्योंकि ये लग रहा था कि ये जीत जाएंगे। और कारण था, कहते हैं कि टिकटॉक से अमेरिका ने इसमें घुसपैठ की। इतना भयानक घटिया चीज है जिसका अभी यूएस एड का जो खत्मा हुआ और उसे भी पता चला है कि उसमें मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर दिए गए थे इनके खिलाफ प्रचार करने के लिए और इस चुनाव को रद्द करने के लिए। एलन मस्क ने इस पर प्रश्न उठाया था, जेडी वांस ने भी जब सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रहा था जर्मनी में, वहां भी प्रश्न उठाया था कि आप लोग जनता से क्यों इतना डरते हैं। और अभी जब जा रहे थे अपना भरने के लिए तो इनको पकड़ लिया गया, पुलिस उठा के ले गई प्रश्न करने के लिए, और कोर्ट से इनको तभी इस आधार पर छोड़ा गया कि ये कोई भी अपना विचार इस तरह से नहीं डालेंगे जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। दूसरे तरह के विचार डालें, यानी दूसरे तरह के विचार नहीं डाल सकते। कम्युनिस्ट कंट्री में कहा जाता है कि तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है पूंजीपति वर्ग के विचार को आगे करने के लिए। यहां पे पूंजीपति वर्ग के खेमे में ही लड़ाई चल रही है, नहीं डालोगे। और संभवतः इन्होंने शर्त माना है सोच के कि चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे, तब ये हो जाएगा। तब इन्हें कोर्ट से इस आधार पर इन्हें छोड़ा गया है ताकि जाके पर्चा भरे। जो दूसरा आप बात कर रहे हैं वह एक छोटा सा ऑटोनोमस कंट्री है सर्बिया के अंदर में। बोस्निया सर्बिया जो है उस एरिया में है, जो पहले यूगोस्लाविया के क्षेत्र होता था और जिसको नेस्तनाबूद कर दिया नाटो ने मिलकर। हजारों लोगों को मरवाया, लाखों विस्थापित हो गए और हजारों औरतों के साथ बलात्कार किया जानबूझ के। यह खासकर इसमें MI16 का रोल था, यानी ब्रिटेन का जो इंटेलिजेंस काम था वो था। और यहाँ के जो नेता हैं, यानी इस देश का नाम है सर्ब्सका रिपब्लिका, और यह जो है सो बोस्निया एंड हर्जेगोविना का क्षेत्र है जिसमें सर्बियन लोग है। 2 क्षेत्र में है, बीच में और लोग हैं। बंटवारा वैसे ही जैसे आर्मेनिया और उधर अजरबैजान के बीच में एक छोटा सा देश होता था, जबकि उसको अजरबैजान ने खैर अब हड़प लिया। और इसके जो प्रेसिडेंट है मिलोराड डोडिक, यह जो है सो यूक्रेन को जो जा रहा था आर्म्स एम्युनिशन उसका विरोध करते हैं। रूस के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाया था उसका प्रतिरोध करते हैं। ये कहीं ना कहीं से इसका भी विरोध करते हैं कि जो गाजा पट्टी में हो रहा है, जो जनसंहार चल रहा है, और इसलिए इनके खिलाफ में केस किया गया तथा कथित रूप से इंटरनेशनल या ICC ICJ नहीं है, इनका अपना है जो कि बोस्निया के राजधानी में सर्बिया के क्षेत्रों में वहां पे है। और इनको कहा है कि ये जो है हमारे कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं, वहां स्वतंत्रता को हनन कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के कहने से कर रहे हैं, यानी इस आधार पे। और इनको 1 साल की सजा और 5 साल का इनको लगा दिया प्रतिबंध के, बातचीत नहीं करेंगे। इन्होंने खुलेआम विद्रोह कर दिया इसका, सर्बिया ने भी इसका विरोध किया है और बाकी सब लोगों ने किया ही किया है। तो देखते हैं आगे वहां किस तरह से होता है। जी, कनाडा तो प्रतिबंध लगा रहा है रूस के तेल वाले जहाजों पर, और जो है यूक्रेन के दौरे से लौटने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने कदम उठाया है। ट्रूडो का अब तो कुछ दिन रह गया है, दिखाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, शायद भविष्य में अपने लिए कुछ और भी देखते हैं। वैसे ही जैसे कि बोरिस जॉनसन रिटायरमेंट के बाद भी छलांग लगा रहे हैं इंग्लैंड से, वही हालत वहां के पिछले प्रधानमंत्री का है जो भारत में भी आके घूमते रहते हैं। तो ये सब लोग हैं जो उनका कोई काम धाम नहीं, जहां तक घूमते रहते हैं। तो ये भी उनमें से एक आगे, ये लोग मतलब कहें तो आवारा बहुत धनी और उच्च किस्म के पूंजीपति वर्ग के चमचे हैं। और यह कह रहे हैं कि 109 वैसे टैंकर लगाए हैं जो कि रूसी नहीं है लेकिन रूस के लिए काम करते हैं, उस पर लगा दिया है। तो लगाते रहो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और जहां तक इनकी खुद की बात है, खुद ही इनके ऊपर बहुत सारे जो बैन अमेरिका ने लगाए 25% का टैरिफ लगा दिए, उसके खिलाफ यदि आवाज उठाए तो कुछ बात भी बनती है। जी,
कल भी मैंने आपसे सवाल किया था और आज भी मैं इस सवाल को बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ट्रंप के एक स्टेटमेंट के बाद यह सवाल और बड़ा हो गया। उन्होंने कहा यूरोपीय यूनियन का जन्म जो है ना वो अमेरिका के खिलाफ हुआ था, और जो अभी ये यूक्रेन वाला मसला चल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि यूरोपीय यूनियन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका के सामने। तमाम देश जो हैं अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। कनाडा जो है रूस पे अलग प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, अमेरिका से अलग लाइन लेते हुए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, सबसे पहले मैं कैसे देखता हूं इसी को बता दूं, उसके बाद आते हैं जरूरत पड़ी तो कि ट्रंप ने जो कहा उसका क्या रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन तो बहुत ही बेहद जबरदस्त हो रहा है, लेकिन मुख्य चीज ये है कि ट्रंप मुख्य रूप से एक कैपिटलिस्ट है, एक फिनेंशियर है, बहुत सारे इनके पास पैसे हैं। ट्रंप टावर हमारे पुणे में भी इनका लगा हुआ है, दुनिया में अन्य जगहों में इनकी पूंजी लगी पड़ी है, और इनके साथ वैसे लोग आ गए हैं, एलन मस्क हो, बेजोस हो, जितने भी हैं इर्द गिर्द के, वो आ रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे संपत्ति हैं जिनको हम बाजार के द्वारा या मोनोपोली कैपिटलिज्म के द्वारा या केवल फिनांस के द्वारा नहीं कर सकते हैं, और मिलिट्री के द्वारा हम लूट रहे थे जैसे सीरिया, अब वो हम बड़ा महंगा पड़ रहा है, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तब कैसे करें? तब हम पॉलिटिकल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से इनको लूट लेते हैं, और ये पूरा एक तमाशा बवंडर बना दिया। जैसे भारत के भी जहां जहां भी फांसीवादी इस तरह के नाजीवादी सत्ता में आते हैं, एक बवंडर बनाते हैं, बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े चीजें बनाते हैं। वो इन लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लोग कहते हैं कि मैं भगवान का डायरेक्ट भेजा हुआ इंसान हूं, मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं। इस तरह की चीजें करते, जितना भी झूठ हो उतना फैलाते हैं। तो इस आधार पे यह लोग पूरे यूरोपियन यूनियन को अब कहते हैं कि यूरोप का जहां तक सुरक्षा की बात है, अमेरिका क्यों उसमें पैसे लगे, वो सारे पैसे ये वापस लाना चाह रहे हैं। ये यहां तक कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो हमसे पैसा लिया है, यदि हमें वापस नहीं करता है तो हम उस पर 20 से 25% उन पर भी टैरिफ लगाएंगे। मतलब केवल दूसरों पर, चीन पर नहीं लगा रहे हैं, ये उन पर भी लगा रहे हैं। और अंततः इन्होंने कहा कि जो यूरोपियन यूनियन बना था 1993 में, इनकी बात में कुछ सच्चाई इस हद तक है कि यूरोपियन यूनियन बना था कि छोटे छोटे देश जो आपस में टैरिफ लगाते थे, और बाहर के देश यानी इंग्लैंड और अमेरिका जो इनको लूटता था, या चीन लूटने की तरफ आगे बढ़ रहा था, उस समय शुरुआती दौर था चीन के फिनेंस कैपिटल का, उसके विरोध में इन्होंने एक कार्टेल बनाया। ऐसा नहीं कि बड़ी शांति के लिए किया, अभी ये कह रहे हैं कि हम शांति के लिए कर रहे हैं, वगैरह वगैरह कर रहे हैं, हमारे ऊपर युद्ध ना इसके लिए कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद से ब्रेक्सिट हुआ, यानी ब्रिटेन का एग्जिट हुआ, वह निकल गया, जिसका ट्रंप ने उस समय कहा था कि बड़ा बढ़िया किया। ट्रंप शुरू से ही कह रहा था कि हमारे खिलाफ कोई भी कार्टेल बन रहा है, उससे यदि हमें घाटा हो रहा है उसको तोड़ो। और अब इन्होंने इस बात कहा है, तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है, यूरोपियन यूनियन के जितने भी कमीशन के लीडर हैं, ये वो हैं, खूब चिल्लपो मचा रहे हैं कि ट्रंप हमारे बात को नहीं समझ रहा है। जी, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटेन इनके साथ फिर से चला जाए और यूरोपीय यूनियन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी शक्ति बनकर उभर जाए? बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जितने नेता हैं, जितने घुटने पे आ चुके हैं, और जितना उनका काला चिट्ठा है जिस पर ब्लैकमेल किया जा सकता है, वह सब के सब अमेरिका के पास है। एक एक करके दर्शा दे तो ये लोग खोखले हो जाएंगे, नंगा हो जाएंगे, हमाम की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही नंगा हो जाएंगे। यह लोग अभी विद्रोह करने की हालत में नहीं है। उसका यदि रास्ता है, जो चाहते वही है कि यूरोप की जनता, मेहनतकश जनता एक साथ आए। जी, क्या ऐसा ही कुछ कच्चा चिट्ठा जेलेंस्की का भी ट्रंप के पास है, तभी घुटनों के बल चल के जा रहा है जेलेंस्की? कल वहां ट्रंप ने पहले से ऐलान कर दिया कि जो हम चाह रहे थे वो समझौता करके जाएगा वो यहां पर। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि एलन मस्क को भी पता है, जेडी वांस को पता है, और ट्रंप को एक एक चीज भले ही ना पता हो, लेकिन उसी के वो हेड है। पूरे अमेरिका के पास सब डेटा है, कहां कहां से पैसा जेलेंस्की के पास गया है, और कितने पैसे, जो 170 बिलियन डॉलर के एक्स्ट्रा जो गया है, जिसका जेलेंस्की कह रहे हैं हमें नहीं पता है, झूठ बोल रहे हैं, उनको ही पता है, अमेरिका को पता है, यूरोपियन यूनियन के अधिकांश लोगों को पता है, लोगों मतलब जो लीडरशिप में है, कि इन्होंने कहां कहां यॉट खरीदे हैं, कहां कहां बड़े बड़े मॉल खरीदे हैं, कहां कहां आइलैंड खरीदे, कहां कहां दूसरे जगहों में भेजे हैं, कहां कहां अफ्रीका और अन्य देशों में, यहां तक यूरोपियन यूनियन में कहा है, कहां कहां रूस में इन्होंने आतंकवाद किया जो अमेरिका की मदद से किया था। तो जेलेंस्की का तो एक मिनट भी टिकना मुश्किल हो जाएगा यदि ट्रंप ने यह फैसला ले लिया। तो उस हालत में जो भी इनके पास बचा खुचा कल पहुंच ही रहे हैं, सब साइन करने को तैयार है कि गुरु मुझे माफ कर दो। जी, ट्रंप पर कैसे भरोसा किया जा सकता है सर? क्योंकि रूस तो अभी से सवाल खड़े कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बैठकर ट्रंप ने जो बोला कि रूस जो है वो यूरोपीय यूनियन की शांति सेना अपने इलाके में लगाने को तैयार हो गया है,
वहां के विदेश मंत्री कह रहे हैं हम तो तैयार नहीं है। असल में आपने जो कहा सही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन नेताओं के प्रति, इसलिए नहीं कि वह पूंजीपति वर्ग की देखभाल कर रहे हैं, उनके से कमीशन ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो हिम्मत है, छोटे छोटे देश होने के बावजूद, पूरी तरह से अमेरिका पर आधारित होने के बावजूद भी, कि अपना जो उनका हिस्सा है, अपना जो उनका प्रश्न है, अपना जो उत्तर है, अपनी जो पोजीशन है, उसको खुलेआम बकें, कहें। वैसे देशों की तरह नहीं कि वहां जाके पूंछ हिला रहे हैं। इसमें मैक्रो ने भी खुलेआम वहां कहा, भले उनको पसंद आए ना आए, जबकि ट्रंप ने कहा कि पुतिन जो है वह एक डिक्टेटर नहीं है, यानी पूरा उनका नैरेटिव ही गायब कर दिया। वहीं पर मैक्रो कहते नहीं वो डिक्टेटर हैं, यानी खुलेआम सामने इनकी बातचीत हो रही है। इनके सामने इन्होंने कह दिया कि पुतिन तैयार हैं, लावरोव कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं तैयार हैं। यह लोग अपना आधार छोड़ने को नहीं तैयार है, भली बाद में जो कुछ हो जाए। अभी बोल रहे हैं सामने में। हाँ, जब खुलेआम 1 to 1 हो जाए, जैसे जेलेंस्की की बात है, या इनके खुद ही यूरोपियन यूनियन के सारे लीडर्स की बात है, नेटो की हित की बात है, उस स्तर तक अमेरिका आ जाएगा तो झुक जाएंगे। लेकिन ये झुकते नहीं है, यह तैयार है। ये अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए हर कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमें पता है कि जर्मनी के चीफ वह हार चुके हैं इसके आधार पे। जी, मैक अमेरिका ग्रेट अगेन जो ट्रंप लेके आए हैं, नीति कहीं ऐसा ना हो कि वो अमेरिका को बर्बादी कर दें और पूरी दुनिया में अमेरिका अलग थलग पड़ के रह जाए। अमेरिका अलग थलग तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कंट्रोल बहुत जबरदस्त है अभी। लेकिन यह जो उनकी कोशिश थी बाइडेन के टाइम तक कि हमारी जो हेजेमनी है, वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल है, मोनोपोलर यूनिपोलर वर्ल्ड है, उसको हम बरकरार रखेंगे, वह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। यह ट्रंप एंड गैंग को अच्छी तरह पता है कि हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह मल्टीपोलर के लिए उस हद तक आ गए हैं जहां की भले इनके बराबर ना हो, लेकिन इंडिपेंडेंट रूप से कुछ हद तक काम कर सके। एक खेमा रशिया है, दूसरा खेमा चाइना है। जी, चलिए, खबरें वैसे CNN आप पढ़ेंगे तो ऐसी कुछ छप रही हैं। कल आपने जिक्र भी किया था कि अमेरिका बर्बाद हो जाए, उसके बाद चीन अपने आप ऑटोमेटिक नंबर 1 हो जाएगा, वो इसलिए खामोश बैठा हुआ है। खैर, खबर है साउथ अफ्रीका से। अमेरिकी एड क्या बंद हुई, उन्होंने कोई जुगाड़ निकाल लिया है। क्या जुगाड़ है उनके पास सर? देखिए, जुगाड़ का ये है कि इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है। वैसे अमेरिकी एड 2 तरीके से आता था इनके पास। एक तो था कि यूएस एड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको ट्रंप ने तकरीबन खारिज कर लिया, अपने कंट्रोल में लेकर है। और दूसरा जहां तक है वह इनका मेडिकल सर्विसेज करके था, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीज, इसके थ्रू जाता था। वो अभी भी जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो सोचने वाले जो थिंक टैंक हैं साउथ अफ्रीका के लोग, ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारे लिए एक मौका है। मौका क्या है कि ये बंद कर रहे हैं तो हम अपने प्राइवेट कंपनी के जो हैं, खास करके कहां लगाएं? एक तो हेल्थ मैंने बता दिया, दूसरा एजुकेशन में लगा हुआ है। यानी एजुकेशन का मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन जो है वो अमेरिका के हाथ में है, साउथ अफ्रीका का। यानी जो सोचते हैं लोग, जो पढ़ते हैं, जो बनाया जाता है, वो वहां चला गया। जो हमारे यहाँ पहली बार एनडीए या बीजेपी आरएसएस की जो सत्ता है, जो अंबानी अदानी की मदद से 2014 से इन्होंने एजुकेशन में जो भी इनका यूजीसी ग्रांट था खत्म कर दिया। यानी इंडिपेंडेंस जो बनता था, उन्होंने कह दिया, नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई तुम लोग इंडिपेंडेंट बनो, हमारे भरोसे क्यों रहते हो? ये क्या इंडस्ट्रियलिस्ट है, फिनेंशियर से कितना बनाए? यानी पूरी तरह प्राइवेट कंपनी में चले जाए। और इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट के लिए हमारा खोल दिया। और जहां 20-25 लाख के अंदर में यदि कोई डॉक्टर बनता था तो वह 1 करोड़ हो गया। वही हालत एजुकेशन का हर चीज हो गया। और यह साउथ अफ्रीका का है। तो यहाँ के थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि हमें मौका है, हमें अपने प्राइवेट कंपनी जितने बड़े बड़े हैं उनसे मदद लेनी चाहिए। हालांकि अभी भी समाजवादी बात नहीं करते कि एजुकेशन यदि हमारा, हेल्थ सिस्टम हमारा है तो उसके लिए हम दूसरों क्यों मदद ले, खुद क्यों नहीं पैदा करें? और वही चीज पढ़ाएं जो साउथ अफ्रीका के लिए सही हो, जो जनता के लिए सही हो, जो अंधविश्वास और अंधभक्ति से दूर रखता। और इस तरह से इन्होंने कहा कि केवल साउथ अफ्रीका नहीं, पूरे अफ्रीका, बल्कि ग्लोबल साउथ जिसमें इंडिया भी आता है, सबके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज होगा। लेकिन हमारे राजनीतिज्ञ और पूंजीपति कहां मानने वाले हैं? जी, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। खबर है कि बाइडेन ने जो वेनेजुएला को राहत दे रखी थी, ट्रंप ने वो भी छीन ली है। क्या राहत थी सर? राहत कुछ इस हद तक था। देखिए, इस चीज को हम समझे, वेनेजुएला कोई समाजवादी देश नहीं है, कोई कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। एक वैसा कंट्री है जहां की यहाँ के
जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, या जो सत्ता है वह प्रो पीपुल है, यानी जनता की कुछ देखभाल करते हैं। जैसे शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी के बारे में हम समझते थे, 2014 के बाद जो इनकी सत्ता है, यानी एजुकेशन फ्री करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल को बेहतर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कुछ हद तक फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, ऐसा चीज करेंगे, घुसखोरी वगैरह कम करेंगे। तो ये वहां के हैं, तो ये कहते हैं कि जो वहां के तेल बनाने वाले कंपनीज हैं उन पे हम टैक्स ज्यादा लगाएंगे और उसका पैसा लेके हम जनता को कुछ हिस्सा देंगे। भले वाले भी देता था, लेकिन अर्जेंटीना में उन्होंने तकरीबन गायब कर दिया है, जिससे कारण बड़ी जबरदस्त हंगामा हो रहा है जो पहले होता था। तो आज से कुछ समय पहले तक जब बाइडेन की सरकार थी, जबकि रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ था, इनको तेल की कमी आई थी, तब इन्होंने वेनेजुएला को फ्रीडम दी थी कि तुम तेल बेचो, क्योंकि अमेरिका को तेल की कमी होने लगी, इन्होंने वेनेजुएला से तेल लेना शुरू किया। यह था फ्रीडम का एक आधार। दूसरा आधार उन्होंने दिया था कि वहां की एक बहुत बड़ी कंपनी है, शेवरॉन करके है, अमेरिकी कंपनी है, जो तेल का एक्सट्रैक्शन करती थी, तेल निकालती थी वेनेजुएला में, उनको उन्होंने अधिकार दिया कि तुम जो प्रोडक्शन करते हो उसको बढ़ा सकते हो। अब चूंकि इनको तेल दूसरे हर देशों से मिलना शुरू हो गया, रूस से संबंध बेहतर हो गया है, मिडिल ईस्ट में इनका कंट्रोल बढ़ गया है, सीरिया अन्य देशों को तेल मिलना शुरू कर दिया है, तो फिर से वेनेजुएला के ऊपर अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि भाई चुनाव में तुम छूट लाओ, ढील लाओ, सुधार करो, नहीं तो हम नहीं करने देंगे। चुनाव में ढील लाने क्या मतलब है, यानी विदेशी पूंजी है, विदेशी चीजें है, ताकि वहां के जो अभी मदरो सत्ता है वह हारे, और बिल्कुल अमेरिकी पिट्ठू या जो भी शब्द कहे आप, जैसे कि अर्जेंटीना में है वैसा वहां पर है, वह चाह रहा है, जितना मिल रहा है उससे संतुष्टि इनको नहीं है। यह पूरा के पूरे वेनेजुएला को हड़पना चाहते हैं, क्योंकि वहां का तेल उत्पादन विश्व में सबसे अधिक ना सही तो नंबर 2 नंबर 3 पे है। जी देखते हैं क्या होता है, पर कुछ नेता वाकई में रीढ़ की हड्डी दिखा रहे हैं। मैक्सिको भी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जाकर हथियार कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहा है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए नहीं कि वह कोर्ट में जा रहा है, क्योंकि हमारे सामने आ रहा है। यह पहले भी गए थे, 2022 से 23 में कई बार गए हैं, और इनका कहना है कि अमेरिकी जो गन मेकिंग फैक्ट्रीज हैं 7-8 के खिलाफ ये जा रहे हैं। यह लोग चुपके से आर्म्स अम्युनिशंस यानी गन और बारूद ये सब बेचते हैं। मेक्सिको के अंदर में जो क्राइम गैंग्स हैं, मेक्सिको में हमने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, हमने बातें भी की हैं कि दुनिया भर के सबसे अधिक क्रिमिनल्स वही पाए जाते हैं। वैसे हैती में भी हैं, अमेरिका के मदद जो बने थे वो कर रहे हैं, ये सब अमेरिकी मदद से ही बनते हैं। दुनिया की अधिकांश जगहों में जो चीजें हैं वो अमेरिकी मदद से हैं। तो लोअर कोर्ट में जब ये गए थे तो लोअर कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था, कह के कि भाई यह तो अधिकार है हमारे गन कल्चर का, हम उसको कैसे रोक दें। और वहां पे इन लोगों ने बल्कि उल्टे यह कह दिया कि ये लोग जो हैं, जो वहां के कार्टेल वगैरह हैं, जो ड्रग बनाते हैं और जो इंग्लैंड में, तो ड्रग मतलब दवाइयां अच्छे वाले, ये लोग इनसे धंधा कर रहे हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया। उसको कह दिया कि वो टेररिस्ट है, ताकि वहां से दवाइयां ना आए और कहीं और से आए, और नहीं तो उनके ऊपर कहे कि भैया तुम इतना कमीशन दो तब तुम्हें फ्री करेंगे। हर जगह लूटने की बात चल रही है, और ये लोग वहां जाके जा रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका ही का एक ऑनलाइन कंपनी है जो करता है, उसका कहना है कि 70 से 90%, जिसमें हाथ इनका भी है, जो कि ड्रग एंड आर्म्स कंट्रोल है पूरे लैटिन अमेरिका के लिए जो इंस्टीट्यूट बना रखा है, 70 से 90% तक जो पकड़े गए यहाँ पे वो सारे अमेरिका से आते हैं। और इसलिए वह खबर ये भी, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये खबर ये भी तो चली थी ना सर कि यूक्रेन जो है अमेरिका से हथियार लेकर मैक्सिको को बेच देता है। बिल्कुल, वो घूम फिर के पूरी दुनिया में। अब दुनिया इतना तेजी से हो गया है, यह जरूरी नहीं है कि अमेरिकी हथियार जो लोअर कैडर के, यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल तो नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा चीजें चाहिए, नहीं चला पाते हैं, ना स्पेशलिस्ट होंगे। तो जो लोअर लेवल के जो वेपन्स हैं, पिस्टल, गन या इस तरह की चीजें हैं, बारूद वगैरह, वो अमेरिका से चलने के बजाय यहाँ यूक्रेन पहुंचे। उसके पहले यहाँ से घुस के वो सीधे के सीधे यूक्रेनियन का, उनका जो इंटेलिजेंस है, सीधे के सीधे मेक्सिको और पनामा और अन्य जगहों में पहुंच रहा है, और उसका इस्तेमाल हो रहा है वैसे सत्ता के खिलाफ जो कि अमेरिका को पूरी की पूरी कमीशन नहीं दे रहा, और उसको बर्बाद करने की कोशिश। अब आखिर का रुख कर लेते हैं और गाजा से जुड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। ट्रंप सलमान वाले स्टाइल में शर्ट उतारकर दारू पी रहे हैं गाजा में, मस्क वहां पे टहल रहे हैं, नेतन्याहू भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो क्या कहलाता है सर? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, उसका जो भी बना लें। बाकी जो शुरुआती दौर में
ट्रंप ने कहा था कि वह गाजा में एक सी रिसोर्ट बनाएंगे, ओशन फेसिंग होगा, बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन गाजा पट्टी से जो 2 लाख या उससे अधिक लोग हैं उनको भगा दिया जाएगा। वो जहाँ चाहे वहाँ जाए, बगल के जॉर्डन में जाए, इजिप्ट में जाए या अफ्रीका के सोमालीलैंड में जाए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इनको वह ज़मीन चाहिए, वहाँ मिलिट्री पोस्ट भी चाहिए। और अब इन्होंने खुद वीडियो डाला है, इनके चमचों ने बनाया होगा, इसमें संदेह नहीं है। करीब 30-35 सेकंड का है, कोई बहुत लंबा वीडियो नहीं है। और उसमें डाला गया है, 30 सेकंड का है, गाजा 225 व्हाट इज नेक्स्ट, यानी 2025 के बाद क्या होगा। बीच पाम ट्री है, यॉट है जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं, ट्रंप और नेतान्याहू बैठे हुए हैं, आधे कपड़े में लेटे हुए हैं, कुछ पी रहे हैं, दारू शारू पी रहे हैं। वहीं पर एलॉन मस्क भी हैं जो डांस कर रहे हैं। हालांकि इसका विरोध बहुत हो रहा है सारे सोशल मीडिया वगैरह पर, और हर जगह कहा जा रहा है इनको प्योर एविल, कोई कह रहा है, कोई रेसिस्ट कर रहा है, कोई इतनी क्लिंजिंग की बात कर रहा है। लेकिन यह सब कहने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा जब तक कि जनता इनकी विरोध ना जाए, क्योंकि ट्रंप ने यदि ठाना है, उनके सत्ता ने ठाना है, क्योंकि पूरी कोशिश होगी कि गाजा पट्टी को ये हड़प ले या उसके इर्द गिर्द इलाके में ठहरे जो समुद्र से होता है। तो गाजा पहले जो था, जो पैलेस्टीन लैंड था, वह आधे से अधिक इसराइल और गाजा पट्टी अभी का है वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम होता था। अब वो एक लंबा सा रह गया, उसको भी समुद्र का जो तरीका है, साउथ में फिलाडेल्फिया वो तो खत्म कर दिया, समुद्र से जुड़ा हुआ है, उसको भी हम लोग हड़प लेंगे और छोटा सा बिठा देंगे कि तुम रहो। और वह लोग वैसे ही रहेंगे जैसे मेन शहर के बगल में झुकी झुकी रहता है, ताकि मजदूरी के लिए आया जा सके। इनको उस तरह के बदलने की ठीक है। लेकिन एक सवाल तो उठेगा ना सर, कि क्या पुतिन यूक्रेन की जंग पर ट्रंप से समझौता करते हुए गाजा पर भाई हाथ छोड़ देंगे कि भैया मैं इसमें नहीं घुसूंगा, या वो इस जंग से छूटने के बाद गाजा में कोई बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? इस जंग से छूटने के पहले ही वह गाजा की इस स्थिति के लिए तैयार नहीं होंगे जहां मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। पुतिन, लावरोव और चीन भी बात करता है, हालांकि चीन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा जो भी कारण हो, लेकिन पूरे सेंट्रल मिडिल ईस्ट या पूरे वेस्ट एशिया की बात है, साउथ एशिया की बात है, उस इलाके में जितने हैं, केवल अरब कंट्रीज नहीं बल्कि दूसरे भी देश जो इर्द गिर्द के हैं, उन एशियान लेते हुए उनको यह चीज, यह समझौता बिल्कुल संभवतः नहीं मानेंगे और जनता भी विद्रोह करेगी। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका का चाल बढ़ रहा है, हमने स्पर्शिक की बात की, उस देश की बात जो यूगोस्लाविया का हिस्सा है, हमने रोमानिया की बात की, और यह साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारी तथाकथित जो स्वतंत्रता है, आत्मनिर्भरता है, वह खत्म है, वह अमेरिका के अंदर में है। केवल रूस और चीन को छोड़कर उनसे जो सटे हुए देश हैं, भले ही ईरान को कुछ हद तक वो बर्दाश्त करे, वो भी नहीं लगता है। तो क्या ये लोग तैयार होंगे? और यह बात तो नहीं समझते हैं तो हम पूरी बर्बादी की तरफ तो बढ़ ही रहे। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से आपने तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।